दुनिया के दो देश जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा चुके हैं। एक ऐसा देश जो यहूदी धर्म का इकलौता नेतृत्व करता है और दूसरा जो इस्लामिक क्रांति का प्रतीक बन चुका है। एक नाम है इजराइल और दूसरा है ईरान। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये दोनों एक वक्त में जानी दुश्मन नहीं बल्कि गहरे दोस्त हुआ करते थे। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब ईरान इजराइल को तेल देता था और बदले में इजराइल ईरान को देता था घातक हथियार और आधुनिक तकनीक। क्या आप सोच सकते हैं कि जो आज एक दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ रहे हैं, वही साथ बैठकर समझौते किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक मिलकर पहले मिशन चलाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्त कुछ ही सालों में कट्टर दुश्मन बन गए। किस मोड़ पर इस दोस्ती ने करवट बदली और किसने 1979 के बाद इजराइल को शैतान का देश कहना शुरू किया, जिससे आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई। सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो एंड डिस्कवर द हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड ईरान। दोस्तों, 1900 के दशक में जब दुनिया की बड़ी ताकतें छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा किए बैठी थीं, ईरान तब भी एक स्वतंत्र साम्राज्य था, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर और विदेशी प्रभावों से जकड़ा हुआ। वहीं इजराइल नाम का कोई देश उस वक्त अस्तित्व में था ही नहीं। वहाँ सिर्फ यहूदी और अरब लोग रहते थे। उस समय वहाँ पे जो जमीन थी जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया, एक यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। अरब देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन यहूदियों ने इसे स्वीकार किया। 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा जिसका नाम था इजराइल। इसी वक्त कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल न केवल बचा रहा बल्कि मजबूत भी हुआ। और हैरानी की बात ये थी कि कई मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता तक नहीं दी। 1950 में ईरान, जो तब एक इस्लामिक राज्य नहीं बल्कि एक सेक्युलर साम्राज्य था, उसने इजराइल को मान्यता दी और उसे राजनीतिक संबंध बना लिए। उस समय ईरान के शासक थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीबी थे और उन्हें इजराइल के साथ संबंधों में कोई दिक्कत नहीं थी। 1950 से 1979 तक ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती का दौर चला। दोनों ने एक दूसरे को सैन्य, तकनीकी और तेल में सहयोग दिया। ईरान इजराइल को तेल देता था और इजराइल ईरान को हथियार और तकनीकी सहायता प्रोवाइड करता था। लेकिन फिर आया साल 1979 और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ईरान में एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता को गिराकर एक नया चेहरा सामने आया, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य बनाने का फैसला किया। खुमैनी ने सत्ता में आते ही इजराइल को शैतान का देश कहा और उसे एक नाजायज राष्ट्र घोषित किया। ईरान ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ दिए, यहाँ तक कि तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को फिलिस्तीन दूतावास में बदल दिया गया। इसके बाद ईरान ने इजराइल को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति अपनाई। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग, ट्रेनिंग और हथियार देना शुरू किया। इनका एक ही मकसद था, इजराइल को खत्म करना। और यहीं से इजराइल और ईरान की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उधर इजराइल भी चुप नहीं बैठा, उसने भी कई कवर्ट ऑपरेशन शुरू किया। सन 2000 के बाद से इजरायली एजेंसी मोसाद ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक एक कर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया। 2010 में तो एक साइबर वेपन्स के जरिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तकरीबन बर्बाद कर दिया गया। इसे अमेरिका और इजराइल का संयुक्त प्रयास माना जाता है। 2020 में ईरान को एक और बड़ा झटका लगा जब ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादे को खत्म कर दिया गया। हमला इतना हाईटेक था कि कहा जाता है एक AI कंट्रोल्ड मशीन गन ने उन्हें दूर से मार गिराया। ईरान ने इसके लिए सीधे सीधे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इस वक्त ईरान को यह समझ में आ गया था कि अगर वह न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकता तो उसके साइंटिस्ट चुन चुन कर निशाना बनते रहेंगे। इसलिए उसने 2015 में एक डील साइन की जिसे ज्वाइंट कम्प्रोहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इसके तहत ईरान ने वादा किया कि वह न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे।
मगर 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को रद्द कर दिया। इजराइल पहले से इस डील का विरोध कर रहा था। उसका मानना था कि ये डील ईरान को समय दे रही है ताकि कोई उस पे शक भी ना करे और वो धीरे धीरे बम बना सके। डील टूटते ही ईरान ने फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया। इसके बाद टकराव खुलकर सतह पर आ गया। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर भयानक हमला किया। हजारों रॉकेट बर्बरता पूर्वक निर्दोष नागरिकों पर छोड़े गए। जवाब में इजराइल ने गाजा में भयानक हवाई हमले किए। यह हमला इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला कहा जाता है। 14 अप्रैल 2024 एक ऐसा दिन जब इजराइल और ईरान के रिश्ते उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। ईरान ने पहली बार खुलकर और सीधा इजराइल पर हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़े गए। इजराइल ने अपना आयरन डोम और मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लगभग 99% मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिया गया। सिर्फ कुछ मिसाइल टारगेट पर लगे। 19 अप्रैल 2024 को इजराइल ने ईरान के भीतर घुसकर जवाब दिया। इस्फहान जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज का इलाका है, वहां एक सटीक हमला किया। ईरान ने कहा कि यह हमला सीमित था। काफी दिनों तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा और फिर 13 जून 2025 को फिर से एक बार तेहरान के आसमान में गड़गड़ाहट गूंजती है। ये कोई तूफान नहीं था, ये था इजराइल के द्वारा चला गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल के 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरी। निशाना था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसेस और कम्युनिकेशन सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना। बॉम्ब बरसाए गए तेहरान, इस्फहान, नतांज और बुशेहर जैसे शहरों में। इसमें इजराइल का सीधा मकसद था ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना। हालांकि हमले के 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की ओर दागे। मिसाइल ने यरूशलेम, तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया। इजराइल का सोरोका हॉस्पिटल मिसाइल से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अब सुनने में आया है कि अमेरिका भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया है।